नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, आपका नमस्कार सर। स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आपका हमारे आशीर्वाद। साथ आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा और आप अभिनंदन जी आप कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सबसे नमस्कार, सबको नमस्कार मेरा। और मैं महाराष्ट्र की धरती को, महाराष्ट्र नागपुर की पुण्य धरती को, पुण्य भूमि को मेरा नमस्कार, मेरा नमन। भारत के बहुत सारे रत्न महाराष्ट्र ने पूरे भारत को दिए हैं, पूरे विश्व को दिए हैं। और जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूँ और वही उसकी मिट्टी से ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे भारत के सेवक निकले हैं, जिनका परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, परम पूजनीय गुरु जी, ऐसे महान विभूतियां जो आज पूरा संसार उनके ऊपर सोच रहे हैं, कि उनके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, कई यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है। और भारत में एक ऐसा संगठन, एक ऐसी आइडियोलॉजी तैयार की कि मतलब जिसका पूरा विश्व में आज ये है कि आरएसएस क्या चीज है, और ये नागपुर से ही आ गया है। तो इसलिए मेरा स्पेशल नमन नागपुर को है। जैसे मैं बचपन से ही संघ के साथ जुड़ा रहा, और केवल 9वीं श्रेणी में था जब मैंने सुना कि परम पूजनीय गुरुजी का जम्मू आगमन है, तो मैं घर से ऑलमोस्ट भाग कर दिन में, जबकि वो 300 किलोमीटर था उस टाइम, और 9वीं श्रेणी का कक्षा में पढ़ने वाला श्रीनगर से जम्मू आता, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने तो उस समय परम पूजनीय गुरुजी ने हम 11 स्वयंसेवकों को अलग से कश्मीर पर चर्चा की, और वो 1970 था, और दैट वाज द लास्ट टाइम परम पूजनीय गुरुजी जम्मू आ गए। आज का जो विषय है वो ललितादित्य मुक्ता पीड़ा, परमवीर सम्राट, परम प्रतापी ललितादित्य मुक्ता पीड़ा। ललितादित्य को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड ललितादित्य, हमको थोड़ा सा कश्मीर का इतिहास और कश्मीर को जानने की आवश्यकता है। जब हम कश्मीर के बारे में चर्चा करते हैं तो पूरे देश में, विदेश में एक हिमालय और पहाड़ियां और डल झील और वलर और केसर और ऐसे सपने आ जाते हैं, या ऐसी बातें सामने आ जाती है, हमारी बुद्धि में आता है कि कश्मीर पूरा हिमालय और कितना सुंदर है। लेकिन आजकल अगर जब हम कश्मीर पर चर्चा करते हैं तो हमारे सामने आतंकवादी, टेररिस्ट और कश्मीर से निकले हुए हिंदू रिफ्यूजी, ये हमारे सामने आ जाते हैं। और कश्मीर इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा करके हमारे सामने ये एक इसका चित्रण आता है, एक चित्र आ जाता है। लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कश्मीर को देखेंगे, कश्मीर लगभग 50,000 साल से भी पुरानी धरती है। यहाँ एक लेक था, इट वाज अ वाटर बॉडी, बहुत सारा बड़ा लेक था जिसको सतीसर बोलते हैं। और सतीसर बाद में वो कश्यप ऋषि आ गए, और पानी निकलकर आज जो हम कश्मीर देखते हैं, कश्मीर पैदा हुआ। बहुत सारी बातें हैं, भगवान कृष्ण ने भी कश्मीर का आगमन हुआ है। लेकिन इतना लंबा न जाके मैं केवल आज कश्मीर को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और ललितादित्य के बारे में ही ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा। कश्मीर भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां हमारा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिटन सोर्सेस, हमारा इतिहास, लिखा हुआ इतिहास है। एक तो हमारा इतिहास तो वेदों में भी है, हमारा इतिहास तो महाभारत में है, हमारा इतिहास रामायण में भी है, पुराणों में है,
और भी जितने भी बहुत काव्य हैं पूरे देश में, तो उनमें से हम अपना भारत का इतिहास निकालते हैं। लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहां इतिहास लिखने का एक ट्रेडिशन था, और ये ट्रेडिशन था लगभग 3,000 साल से, 3,500 साल से। और 3,500 साल में 100 पुस्तकें इतिहास पर लिखी गई। उनकी ज्यादा चर्चा यहां पर न करते हुए मैं केवल एक विषय पर आ जाता हूं, वो है कलहन की राजतरंगिणी। कलहन की राजतरंगिणी, ये है कलहन की राजतरंगिणी। कलहन लगभग आज से 1,000 साल पहले, 1,200 साल पहले थे, 1,000 साल पहले थे, और उन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा। और कश्मीर का इतिहास लिखने से पहले ही इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा कि मैं जो ये अपने देश का, कश्मीर का इतिहास लिख रहा हूं, आप मुझ पर यकीन कीजिए, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए कि मैंने अच्छे से पहले रिसर्च किया है, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। और फिर वो गिनाते हैं, मैंने क्षेमेंद्र को पढ़ा है, मैंने नीलमत पुराण को पढ़ा है, जितने भी रिटन सोर्सेज थे कश्मीर पर, कश्मीर के इतिहास पर, वो मैंने पढ़े हैं। और मैंने प्रशस्ति पट्टे पढ़े हैं, मैंने कॉइन्स देखी हैं, न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, आई हैव सीन न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस। और उसके साथ साथ मैंने देखा है, मैं मिनिस्टर का बेटा था, इसलिए मुझे सरकारी कागज देखने का भी एक मौका था। तो ये सारा मटेरियल लेकर मैंने कई साल मेहनत करके मैंने एक शुद्ध इतिहास लिखा है। और ये इतिहास लिखने में मैंने किसी का फेवर नहीं किया है, जैसे था वैसे लिखा है। और यही कलहन पंडित लिखते हैं, जब ये ललितादित्य के बारे में लिखते हैं, ही इज ओवरहेल्म्ड, मतलब वो इतने खुशी से लिखते हैं कि ललितादित्य जो थे, ये कई लोगों को बोलते हैं कि वो अपना नसीब बनाते हैं, ये उस नसीब बनाने से भी ऊपर थे, जिन्होंने अपने हाथों से सब कुछ कर लिया। कश्मीर के इतिहास में 2-3 राजवंशों ने 300-300, 400-400 साल राज्य किया। और उसमें से जो 6वीं शताब्दी में एक वंश आ गया, उसका नाम था कारकोटा डायनास्टी, कारकोटा वंश। दरअसल ये कारकोटा, ये नाग जाति से थे, क्योंकि कश्मीर का जो जिन्होंने नीलमत पुराण पढ़ा होगा वो जानते हैं कि कश्मीर में नाग और पिशाच थे जब सतीसर था। उसी नाग परंपरा से निकले हुए ये कारकोटा वंश था। और ये कारकोटा वंश दरअसल ये राजाओं की परंपरा नहीं थी, ये राजाओं के आर्मी जनरल्स थे। लेकिन उन्हीं में से 6वीं शताब्दी में जो एक जनरल था कारकोटा वंश का, उसका नाम था दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन ने उस समय के जो राजा थे, उनकी बेटी के साथ शादी की। तो उनके पास कोई लड़का नहीं था, इसलिए कारकोटा डायनास्टी का जो पहला राजा था वो दुर्लभवर्धन बन गया। और दुर्लभवर्धन के ही परिवार से चौथी पीढ़ी के थे ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तापीड़ा के जो पिताजी थे, जब वो स्वर्गवास हो गए, ललितादित्य के 2 बड़े भाई थे। एक बड़े भाई ने 7.5 साल राज्य किया, लेकिन उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके दूसरे भाई ने राज्य किया, बट ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट, वो कोई मतलब राज्य नहीं चला पाया, और उससे राज्य छीना गया और ललितादित्य मुक्तापीड़ा को तख्त पर बिठाया गया। और
ललिता द्वितीय वाज ओनली 20, वो खाली 20 साल के थे जब ललिता द्वितीय ने कश्मीर का राज्य संभाला। ये ललिता द्वितीय का भाग्य समझ लीजिए, ये कश्मीर का भाग्य समझ लीजिए, या ये पूरे भारतवर्ष का भाग्य समझ लीजिए कि ललिता द्वितीय इज कंसिडर्ड एज द एम्परर ऑफ ऑल टाइम्स। जो विदेशी हमारे इतिहासकार नॉर्मली हमारे हर एक चीज पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब वो ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ा के बारे में लिखते हैं, they say that he is the Alexander of India, he is the Alexander of Indian subcontinent। प्रायः जब मैं विदेशों को भारत के इतिहास में पर चर्चा करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि हम लोग जो हैं, भारत के लोग, वो किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, वी आर वेरी पीस लविंग। हम क्यों किसी का राज्य छीन ले, हम क्यों किसी के ऊपर अटैक करें ले। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं, और अगर हम पूरे इतिहास को देखते हैं, हम वेट करते हैं कि हमारा दुश्मन हम पर कब अटैक करेगा। अगर हम महमूद गजनवी की बात कर ले, महमूद गजनवी अफगानिस्तान में है और वो 1500 किलोमीटर आकर यहाँ राजस्थान में आकर कश्मीर में और सोमनाथ मंदिर जाता है, और हम वेट करते हैं कि मोहम्मद गजनवी कब आएगा और हम पर अटैक करेगा। लेकिन ललिता द्वितीय की पॉलिसी, मुक्तापीड़ा की ये पॉलिसी नहीं थी। He was the alone, he was the only king. He thought best defense is best offense। आप उनके घर पर मारो, हम वेट करते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट कब अनंतनाग आएगा, बारामूला आएगा, श्रीनगर आएगा, हम उसको वहां मारेंगे। अगर हम ये पॉलिसी करेंगे कि हम उन्हीं के घर में जाकर उनको वहीं पर मारेंगे, तो हम यहां आराम से पीसफुली रह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ललिता द्वितीय के बारे में, दैट ही वाज नॉट अ ग्रेट आर्मी जनरल, बट ही वाज अ ग्रेट आर्मी स्ट्रेटेजिशियन। बहुत ही आर्मी स्ट्रेटेजी थी इसके पास में। एंड देन ही हैज ट्रस्टेड आर्मी थी उसके पास, ट्रस्टेड जनरल्स थे उसके पास, ट्रस्टेड मिनिस्टर्स थे उसके पास में। ललिता द्वितीय के पास, आपको अचंभा होगा ये सुनने में, उनके पास लेडी जनरल्स थी आर्मी में। एंड ललिता द्वितीय के पास माउंटेन ट्रूप्स थे, जो पहाड़ी वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, जो वाटर वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स थे, और इसमें जो ट्रेनर्स थे, जो ट्रेनिंग देते थे, वो लेडीज भी थी। कश्मीर एक ऐसा स्थान था जहां की आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, और वो आर्मी स्ट्रांग केवल 100 साल नहीं थी, वो आर्मी स्ट्रांग रही 500 साल में। जब पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों का आतंक था और राज्य था, उसके 200-300 साल बाद कश्मीर में मुसलमानों का राज्य आ गया, और वो भी किसी आर्मी ने में नहीं। नॉट ए सिंगल आर्मी वन कश्मीर। किसी टिकड़मबाजी से जीते हैं कश्मीर को। कश्मीर में कोई भी मुसलमान कोई आर्मी लेके नहीं गया और वहां जीत हासिल की। Arrival of Muslims in northern India, reason is the absence of Lalita Aditya and Karkota dynasty in Kashmir। अगर कारकोटा डायनास्टी के जनरल अगर वो होते तो पूरे नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर ही नहीं दिल्ली तक वो नहीं आते। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं यहां पर कुछ एग्जाम्पलें देने के लिए। मोहम्मद गजनवी ने 18 हमले किए भारत के ऊपर, लेकिन 2 बार उसको शिकस्त मिली। 2 बार उसको, एक बार तो वो ऑलमोस्ट पकड़ा गया था, एंड दैट वाज इन कश्मीर। वहां त्रिलोचन पाल, आनंद पाल ये राज्य करते थे लाहौर में, और गजनवी ने उनके ऊपर अटैक किया। त्रिलोचन पाल ने अपील की
संग्राम राजा को कश्मीर में कि मुझे आप मदद कीजिए, मुझे आप हेल्प कीजिए। उसने आर्मी भेजी लाहौर और गजनवी को, वहां से उनकी फौज को निकाल दिया। गजनवी को, मोहम्मद गजनवी को गुस्सा आके उसने कश्मीर पर अटैक किया, लेकिन उसकी ऐसी करारी हार 2 बार हुई तो उसने दूसरी बार तीसरी बार कश्मीर की ओर मुंह नहीं देखा। इसी तरह ललिता द्वितीय ने उस टाइम सबसे पहले लद्दाख जो है बोटीज उनको बोलते हैं, लद्दाख में बोटीज बोलते हैं, और तिब्बत, दे वर वेरी माउंटेन फाइटर्स। और आपको ये अचंबा होगा कि तिब्बत वाज मच स्ट्रॉन्गर देन चाइना। वो चाइना तक जाते थे उनको मारने के लिए तिब्बतियंस, और वो कभी कभी यहाँ नॉर्थ में भी यहाँ भी आते थे और कश्मीर के बॉर्डर तक आने की कोशिश कर रहे थे। तो ललिता द्वितीय ने पहले बोला, जी पहले तिब्बतियों को ही सबक सिखाओ, बोटीज लद्दाखियों को सबक सिखाओ, और बल्तिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया। पहले जो अपने नेबरिंग कंट्रीज थी उसकी, तिब्बत, बोटियाज, बल्तिस्तान, हजारा, इस जगह पर इसने अपना कब्जा कर लिया। और कब्जा भी क्या था, जब वो किसी राज्य को किसी को जीतते थे, उनका एक कंडीशन होता था कि उनकी अब आर्मी मेरी है, चलो मेरे साथ आप दूसरी जगह। तो उसके बाद उन्होंने जालंधर पर अपना कब्जा जमा लिया। जालंधर का मतलब होता है आज का जलंधर ही नहीं, जालंधर का मतलब उस टाइम होता है पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा हिमाचल प्रदेश, इसको जालंधरा बोलते हैं। कनिष्क के टाइम से इसको जालंधरा बोलते हैं। तो इस सब को भी उन्होंने अपने पास ले लिया। उनकी मित्रता थी कनौज के साथ। कनौज के राजा थे उस टाइम यशोवर्मन। यशोवर्मन के साथ उनकी अच्छी मित्रता थी, लेकिन टारगेट जो था ललिता द्वितीय का वो था बंगाल, आसाम, और उसके आगे उनको जिसको बोलते हैं बर्मा और ये अपना थाईलैंड, ये था उनका टारगेट। तो उन्होंने यशोवर्मन को बोला आप हमारे साथ चलो। तो यशोवर्मन थोड़ी आनाकानी करने लग गए, तो उन्होंने कहा जी चलो हम आपस में। ललिता द्वितीय ने उनको बताया जी अगर आपने ऐसा किया तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, या तो मैं जंग करूंगा। लेकिन यशोवर्मन ने बोला जी आई विल सरेंडर, मैं सरेंडर करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जब ये देख लीजिए अब फॉरेन डिप्लोमेसी क्या थी ललिता द्वितीय की। तो उन्होंने, ललिता द्वितीय ने भी अपना मिनिस्टर चुन लिया, यशोवर्मन ने भी मिनिस्टर चुन लिया फॉर नेगोशिएशन। जब नेगोशिएशन टेबल पर सब कुछ हुआ तो पेपर पर जब एग्रीमेंट लिखना था, एग्रीमेंट में यशोवर्मन के मिनिस्टर ने यशोवर्मन का नाम पहले और ललिता द्वितीय का नाम बाद में रखा। ये बात गवारा नहीं हुई ललिता द्वितीय को। ललिता द्वितीय ने बोला जी ये ऐसा इंसल्ट है, मेरा नाम बाद में और यशोवर्मन का नाम पहले, तो चढ़ाई कर लो। अब चढ़ाई क्या थी, वो एकदम से सरेंडर कर लिया। तो यशोवर्मन, ये जो कनौज था दैट बिकेम पार्ट ऑफ कश्मीर टेरिटरी। और कलहन पंडित लिखते हैं कि कनौज बिकेम कोर्टयार्ड ऑफ कश्मीर। कश्मीर मतलब इतना बड़ा राज्य था ललिता द्वितीय का, जो कनौज था वो एक आंगन बन गया। यशोवर्मन का कनौज एक आंगन बन गया। और अभी जो हम रिसर्च में हमको कनौज में और फैजाबाद और मतलब इर्द गिर्द में हमको कुछ कॉइनें मिली हैं, और उन कॉइनों में कुछ गोल्ड की हैं, कुछ कॉपर की कॉइनें हैं। उसमें लिखा हुआ है श्री प्रताप ललिता द्वितीय मुक्तापीठ। मतलब जब उन्होंने कनौज को जीता, उन्होंने उसके बाद टाइटल अपने आप को रखा, या यशोवर्मन ने उसको टाइटल दे दिया श्री प्रताप ललिता द्वितीय मुक्तापीठ। उसके बाद वो आगे बढ़ते गए तो उनके पास कैवेलरी, घोड़ों की फौज, और उसके बाद में एलिफेंट्स। अब ये देख लीजिए कहां केरला से, कहां आसाम से
कितने ही हजारों एलिफेंट कैसे लाए होंगे उस समय में। और ये कन्नौज से वो सीधे गौड़ प्रदेश यानी बंगाल, गौड़ प्रदेश गए और गौड़ प्रदेश से सीधा ये आसाम की ओर चले। और कलहन लिखते हैं कि इतने खुश हो गए ये एलिफेंट्स, बिकॉज दे वर गोइंग टू देयर होम, अपने घर जा रहे थे ये सारे एलिफेंट, और वो अपने मालिक को, ललिता द्वितीय को दौड़ दौड़ के बोलते थे चलिए हम आपको ये टेरिटरी जिता कर देंगे। एंड गौड़ प्रदेश, गौड़, बंगाल एंड असम बिकेम पार्ट ऑफ ललिता द्वितीय's टेरिटरी। और वहां से चल के वो उड़ीसा गए और उड़ीसा के बाद कर्नाटक में, जिसको ये कोंकन्स बोलते हैं, कोंकण, तो 7 कोंकन्स, 7 कोंकण डिस्ट्रिक्टों के नाम भी है उस टाइम के, जहां जहां वो गए। और हर एक जगह कलहन ने ललिता द्वितीय के कहां पर क्या खाया, कहां पर क्या पिया, और जैसे यहाँ इन्होंने कोकोनट से बनी हुई मदिरा पी है कर्नाटक में, यहाँ आसाम में उन्होंने ये खा लिया, यहाँ पर उन्होंने ये कर लिया। और इस तरह से वो कर्नाटक तक पहुंचे, साउथ इंडिया तक पहुंचे। और एक बात हमने ये देखनी है कि देखिए ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ा का कैरेक्टर कैसा था। एज अ किंग, एज अ विनर, वो तो बोलते थे जी आप बताओ, आप राज आप ही करोगे, बताओ जी आप क्या दोगे। तो वो अपने हिसाब से जो प्रेजेंट वगैरह होता था, तो वो ललिता द्वितीय कोई गोल्ड की मूर्ति देते थे, कोई सोना देते थे, कोई चांदी देते थे, कोई कुछ देते थे। लेकिन वो बोलते थे जी चांदी ये सब तो ठीक है, मुझे चाहिए आपके स्कॉलर्स। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा बहुत ही बढ़िया कवि कौन है यहाँ, सबसे बढ़िया ज्ञानवान कौन है। और इसी तरह जैसे अभिनंदन जी ने अभी आपसे कहा कि ललिता द्वितीय ने यशोवर्मन से निवेदन करके उन्होंने अत्रिगुप्त को कश्मीर लाया। और मतलब जितने भी पूरे भारतवर्ष से, अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक जितने भी ज्ञानवान लोग थे, और उन्होंने उनको कश्मीर में लाया। और कश्मीर में लाकर उनको इस मतलब he gave so much of respect, he gave so much of honor to these scholars कि किसी को वेतस्ता की नदी पे उनका एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना लिया, कि मतलब हर एक को कोई ना कोई ऐसा इनाम दे दिया, पुरस्कार दे दिया कि उनको बोलो आप जो काम कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मिलिट्रीली थी वो था कि अल-बिरूनी का आपने नाम सुना होगा। अल-बिरूनी मुस्लिम स्कॉलर, हिस्टोरियन है 12th सेंचुरी के। उन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री पर, उन्होंने किताबुल हिंद लिखी है, और उसमें वो लिखते हैं कि जो टर्क्स के ऊपर, जो मुसलमानों के ऊपर, टर्क्स के ऊपर ललिता द्वितीय ने विक्ट्री हासिल की है, फतह किया, मतलब 2 तरीके से थे। एक तो अरब नीचे से, साउथ इंडिया से और सिंध से, और दूसरा ये जो सेंट्रल एशिया से टर्क्स आते थे। इनको जब उसने जबरदस्त तरीके से हरा लिया, खासकर टर्क्स जो नॉर्थ से आ गए, उनको इस तरीके से खत्म किया कि वो 400 साल वापस नहीं आ गए फिर अटैक करने के लिए। इसलिए उस दिन को पूरे कश्मीर में विक्ट्री डे मनाते हैं, और ये विक्ट्री डे ललिता द्वितीय का 400 साल चल रहा था। मतलब जब किताबुल ये जो अल-बिरूनी है, अल-बिरूनी मेरे समय में भी, और उन्हें दिन भी बताया है कि चैत्र द्वितीय को, मतलब जो नवरात्रा होता है, नवरात्रे के दूसरे दिन ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ा का शौर्य दिवस मनाते हैं। और इसीलिए इस साल जो संजीवनी शारदा केंद्र ने, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर ने, और पूरे भारतवर्ष में और संसार भर में जितने भी कश्मीरी हैं, उन्होंने और तय किया कि हर एक साल हम
ये जो नवरात्रा का द्वितीय होती है, दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन हम शौर्य दिवस संसार भर में मनाएंगे और ये बताएंगे संसार को कि आज जो आप कश्मीर की हालत है वो कश्मीर की हालत असली नहीं है। कश्मीर में ललिता दित्या जैसे लोग थे, कश्मीर में कल्हन बिल्हन कैयट ममट ऐसे स्कॉलर थे, कश्मीर में शैव दर्शन के अभिनव गुप्त थे। तो कश्मीर का जो दूसरा नैरेटिव है वो हमने पूरे संसार भर में सामने लाना है। अब ये तो ललिता दित्या का मिलिट्री तरीका क्या था, ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, ही वॉज अ ग्रेट आर्मी जनरल, ही वॉज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिशियन। लेकिन उस एक बार ललिता दित्या 7.5 साल कश्मीर से बाहर रहा। अगर कोई यहाँ 7 दिन भी अपने कैपिटल से बाहर रहेगा तो पीछे से उसका तख्ता खिसक लेंगे। लेकिन उसके इतने ट्रस्टेड थे लोग और ही वॉज इन सच ए कमांड कि 7.5 साल बाहर रहने के बाद भी उनके तख्ते पर उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई। और उसने मिनिस्टर को बुला लिया कि मैंने सोचा कुछ सुना है कि कश्मीर में कुछ रिबेलियन है, कुछ देयर इज सम रिबेलियन गोइंग ऑन इन कश्मीर, ये क्या बात हो गई। सेंट्रल एशिया में थे, खुद ताजिकिस्तान में थे, कहां पर थे, वहां पर बुला लिया मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ लोग डामर्स वो रिबेलियन कर रहे हैं, लेकिन बोला आपने क्या गलती की है, वो रिबेलियन क्यों कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन। क्या उनके पास खाना है, क्या उनके पास कपड़े हैं, रहने को जगह है, पैसा है, उनके हेल्थ केयर जो नॉर्मल चीजें होती हैं। तो उन्हें बताया जी उनके पास सब कुछ है, मैंने 2 साल का उनके पास खाना रखा है, 2 साल के मतलब परिपूर्ण है हर एक जगह। तो उन्हें बोला यही तुमने गलती करी है, डोंट कीप टू मच, व्हेन यू कीप टू मच दे विल स्टार्ट कॉन्स्पिरेसी against you, against me and even against the state, against the government. So अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और 1 साल का खाना उनके पास रख लीजिए, क्योंकि अगर उनके पास ज्यादा रहेगा तो आइडल मैन्स ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, वो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजियां शुरू करेंगे। और मेरा निवेदन यहाँ पर सीधा कश्मीर पर आता है कि जो हमने 47-48 से अरबों खरबों रुपया कश्मीर भेजा है, और पूरे भारतवर्ष में जब 2 रुपया चावल का किलो होता था, 40 पैसे 42 पैसे में कश्मीर में चावल मिलता था, सब चीज में सब्सिडी थी, ऑलमोस्ट मुफ्त में सब कुछ था। तो इसीलिए वो एक पैरासाइट बन गए। लेकिन पैरासाइट के साथ साथ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू की, उनको लगा कि ये सारा मुफ्त में आ रहा है। तो इसलिए he was such a diplomat, he was such an administrator, and so he knew, ललिता दित्या को हर एक चीज का ये पता था कि हम किसी को, हमने तो प्रजा को खुश रखना है, लेकिन इतना भी नहीं रखना कि मतलब वो हमारे ऊपर ये कॉन्स्पिरेसी कर ले। ललिता दित्या सब जानते हैं कि जहां वो एक ग्रेट विक्टोरियस था, आर्मी जनरल था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही बड़ा बिल्डर था। ललिता दित्या वॉज अ ग्रेट बिल्डर। ग्रेट बिल्डर का मतलब ये है कि कश्मीर में तो पहले से ही 100 मंदिर थे, विहार थे, लेकिन पूरे इंडिया में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर ललिता दित्या ने बनवाया। ये सूर्य मंदिर इसके बाद में कोणार्क का सूर्य मंदिर बन गया, और जिन्होंने कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल बनाया वही कारीगर कोणार्क भी गए थे, उनके ही परिवार के लोग गए थे जिन्होंने कोणार्क का सन टेम्पल बना लिया। और फिर गुजरात में भी जो सूर्य का मंदिर है, ये जो सूर्य का मंदिर इतना बड़ा था कि कहते हैं कि 2.5 किलोमीटर पर इसकी छाया होती थी। दरअसल ये श्रीनगर जो
सूर्य मंदिर मारतंड है, ये श्रीनगर से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर है। और वहां जगह है जिसका नाम ही मारतंड है, जिसका नाम ही भवन है। तो उसके प्लेटो में लगभग मेन पूरे देश से हिंदू वहां श्राद्ध करने के लिए आते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है कश्यप ऋषि के टाइम की। तो वहां पर श्राद्ध करने के लिए तीर्थ स्थान है। उस तीर्थ स्थान के 2.5 किलोमीटर ऊपर एक प्लेटो पर बहुत मैग्निफिसेंट सन टेम्पल बनाया गया था। 350 मंदिर, सूर्य मंदिर के अंदर 350 और भी छोटे छोटे मंदिर थे। हर एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर एक दिन के लिए। और जब इस्लामिक रूल आ गया, जब इस्लाम 14th सेंचुरी में आ गया, तो तीसरी पीढ़ी के मुसलमान राजा सुल्तान सिकंदर, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सिकंदर द इकोनॉमिस्ट, सिकंदर बुत शकन, जो मूर्तियों को जिसने मूर्तियां तोड़ी, जिसने मंदिर तोड़े। और इस तरह मारतंड को सिकंदर बुत शकन ने तोड़ा। और पहली बार कश्मीर में गन पाउडर इस्तेमाल किया गया। इस मंदिर को तोड़ने के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया और 6 महीने गन पाउडर और गैस जलाते गए ताकि पूरा मंदिर गिर जाए और पूरा मंदिर का पत्थर तक पिघल जाए। और आज उस बात को 700 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर आप मारतंड का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में है, अगर आज भी आप मारतंड के दर्शन करने जाएंगे, अभी भी आप कुछ कलश तो गिर गया है, लेकिन आप कुछ मूर्तियां अभी भी देख सकते हैं और देखेंगे कि कितना व्यवस्थित, कितना ग्रेट पीस ऑफ आर्किटेक्चर, कितना स्टोन कार्विंग कितनी सुंदर थी। सूर्य और विष्णु और शिव और पार्वती और लक्ष्मी, कितनी सुंदर मूर्तियां उस समय रही होंगी। और हमारा आग्रह है भारत सरकार को कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए, यूएन में जाकर इसको एक स्पेशल इसका केस बना लिया जाए ताकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना लिया जाए मारतंड को। और हमारा प्रयास है कि हम इस मारतंड मंदिर को फिर वैसे ही गरिमा प्रदान करेंगे। और ये मारतंड जो है, ये भारत की आन है, ये भारत की शान है कि ये पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहां हिंदू पूरे अफगानिस्तान से श्रीलंका और जहां जहां रहते थे, उसमें से सबसे पहला सूर्य मंदिर था ये मारतंड का मंदिर। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा शहर उन्होंने बसा लिया ललितादित्य ने, और उसका नाम है परिहासपुर। जब उन्होंने पूरी साउथ इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक जीत हासिल की, तो उन्होंने बोला मैं एक अपना नया शहर बसाऊंगा और जहां अपना उनका महल होगा। और उस पर उन्होंने कई मंदिर बनाए जहां पूरे सोने की मूर्तियां थी, सोने की मूर्तियां थी। और इस तरह इन्होंने परिहासपुर एक नया शहर बसाया, जो आज श्रीनगर जो नगर है, श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, एक प्लेटो पर है वो भी। और उसके सामने बहुत बड़ा लेक है, बहुत 4-5 किलोमीटर का लेक है सामने, और उसी पर वो परिहासपुर है। और मुसलमानों ने इस्लामिक टाइम में उसको भी नहीं छोड़ा, एक एक पत्थर तोड़ा उसका, एक एक पत्थर लूट लिया उसका। और आज उसी को बोलते हैं कौन शहर, पत्थरों का शहर, परिहासपुर, which was the magnificent city and a fantastic palace of ललितादित्य मुक्तापीड़ा। उसको पूरा विनाश करके, पूरा नाश करके इस्लामिक टाइम में खाली पत्थर है बचे हुए वहां पर, और वो भी पत्थर तोड़े हुए। तो अब वहां लोकल जो लोग हैं उसको बता रहे हैं कि ये है, इट इज जस्ट कौन शहर। कश्मीरी में कौन शहर का मतलब है पत्थरों का शहर। ललितादित्य ने
पूरी व्यतस्ता कश्मीर, जो इसको जहलम रिवर बोलते हैं हम कश्मीरी में, व्यत और व्यतस्ता रिवर, व्यतस्ता नदी जो है, व्यतस्ता नदी के आर पार कई बौद्ध विहार बनाए। आज भी वो बौद्ध विहार, उधर मंदिर भी हैं और उससे पहले वो विहार थे, सोमा विहार, गणपत विहार, कई ऐसे 100 विहार बना लिए। कल्हन ने अगर कल्हन की राजतरनी पूरा हम ध्यान कर ले कि ललितादित्य ने अपने जीवन में 2 से 3 हजार मंदिर बनाए, 1 से 1.5 हजार बुद्धिस्ट विहार बनाए। और जैसे अभिनंदन जी ने कहा कि वो शैविस्ट थे, शैव दर्शन को मानने वाले थे, वो विष्णु मत को भी जानते थे, भगवान विष्णु को भी उतना ही मानते थे, भगवान राम को भी मानते थे, भगवान कृष्ण को भी मानते थे, और इसी तरह वो भगवान बुद्ध को भी मानते थे। तो भगवान, इसीलिए उनने बहुत सारे स्तूपा भी बनाए और बहुत सारे विहार भी बना लिए। ललितादित्य समय ठीक चल रहा है कि मैं अभिनंदन? नहीं, मुझे लगता है कि अगर बीच में कोई क्योंकि 6:15 हो गए, तो अगर प्रश्न होगा तो फिर उस हिसाब से चलेंगे। आप पहले। अच्छा, ठीक 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 बात है। लेकिन एक चीज जो आज के संदर्भ में है कि चाइना के लोग जितने मित्र हो सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन चाइनीज जो है ये मित्र हैं कि हमारे दुश्मन हैं। चाइनीज टेरिटरी सेंट्रल एशिया की ओर ललितादित्य जा रहे थे, और जब वो उनके बॉर्डर पर ही पहुंचे, एक सज्जन घुड़सवार आ गया और उसके हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, नाक कटी हुई, पूरा खून से लथपथ। तो उसको पूछा, तुम कौन हो? बोला, जी जहां आप चढ़ाई करने जा रहे हैं मैं उसका मिनिस्टर हूं। बोला, तुम्हारी हालत क्या हो गई है? बोला, जी मुझे पता है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ा यहाँ आक्रमण करने आ रहे हैं और बहुत बड़े राजा है, पराक्रमी है, पूरा विश्व पर इन्होंने जीत हासिल की है। मैं अपने राजा को समझा रहा था कि हम सरेंडर करेंगे और इससे हमारा भला होगा, मित्रता रहेगी कश्मीर के राजा ललितादित्य के साथ। लेकिन ये सुनकर ही मेरे अपने ही राजा ने मेरा हाथ काटा, पैर काटा, और मैं वहां से भाग गया। ललितादित्य ने जब ये सुनाया गया उसको, तो उसने इसकी बात पर विश्वास करके बोला, ओहो आपको इतना तकलीफ है, तो उसने उसको बोला, जी इसको मरहम पट्टी लगा दो, इसको ठीक कर लो। कुछ दिन में जब वो ठीक हो गया, तो उसने बोला, जी अब मैं अपने राजा को बदला लेना चाहता हूं, मैं आपकी आर्मी को और आपका पूरा गाइड करूंगा। तो वो चले, लेकिन बोला आप 15 दिन का पानी रख लीजिए साथ में, क्योंकि अब हमने जो मुझे लगता है कि इस जगह को गोबी डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट, सैंड ड्यून्स, गोबी डेजर्ट, इस इलाके में। और आप चलिए जी, मैं आपको पूरा वहां का मुझे पूरा ज्ञान है, और 15 दिन पानी नहीं मिलेगा, 15 दिन के बाद पानी मिलेगा। तो जब 15 दिन चल रहे हैं और ये पानी जब खत्म हो गया, जितना भी पानी अनाज इनका था, इनका ऑलमोस्ट खत्म होने लग गया, तो बोले जी आप कहाँ पहुंच रहे हैं? तो ये जो था, जो जख्मी था, जो जिसने बोला मैं मिनिस्टर हूं, उसने बोला, जी मैंने आपको टोटल धोखा दे दिया, मैंने आपको डिलिबरेटली गलत रास्ता बता दिया। मैं अपने राजा की तरफ से मैं उसका
I am totally wedded to my own king. Why should I give you good suggestion? तो उसने बोला, ललितादित्य को गुस्सा नहीं आया, उसने बोला मैं तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा हूं, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो इधर अब कुछ बोलते हैं कि ललितादित्य को सुपर नेचुरल पावर थे हम, और वो आज भी देवी है कश्मीर में। देवी का नाम है चक्रेश्वरी, और ललितादित्य को चक्रेश्वरी का आशीर्वाद था। और उसने कहा मां हम अब यहां फंस गए हैं, हम क्या करें? कहते हैं उन्होंने बताया कि इस रास्ते से इस ऐसे आप जाओ, ऐसे करो और ये पानी निकलेगा वहां से, और वहां से उनको पानी निकला। तो यहाँ पर मतलब यहाँ ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन साथ में ये भी है कि कई कहानियां हैं जो ललितादित्य को मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे, कि मतलब वो कोई मतलब उसको ईश्वर का आशीर्वाद था, माँ भगवती का आशीर्वाद था कि ऐसे में उसको कई ऐसी कहानियां हैं इसके ललितादित्य के जीवन में जो उनको एकदम से एक जैसे यहाँ फंस गए थे हजारों लोग, उनको उसने मतलब वहां से शक्ति मिल गई और बच गए। ललितादित्य वाज गुड इन ट्रीटीज, मतलब दोस्ती करने में और ट्रीटी करने में, मतलब दूसरे देशों के साथ। जब उन्होंने देखा अरब एक साइड से, टर्क्स दूसरे साइड से और तिब्बतियंस तीसरे साइड से, तो उन्होंने चाइना, मेनलैंड चाइना, बीजिंग के साथ अपनी दोस्ती की। और उस दोस्ती में उन्होंने बोला जी 2 लाख आपकी आर्मी, 2 लाख चाइना की आर्मी, 2 लाख मेरी आर्मी, 4 लाख आर्मी हम चाइना और इंडिया पूरे इसको बचाने के लिए हम काम करेंगे, और इसका खाना पीना सारा कुछ मैं दूंगा और जगह भी दूंगा। मुझे लगता है कि अरब्स वर ट्राइंग टू मतलब अपना असर्शन आस्ता आस्ता बढ़ा रहे थे, और इधर से मतलब अरब्स एक साइड से और टर्क्स दूसरे साइड से, और इसका फायदा मिला। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई क्योंकि 2 लाख आर्मी कश्मीर आना मेनलैंड बीजिंग से, इट वाज नॉट दैट इजी। लेकिन उससे क्या हुआ कि टर्क्स में भी डर बैठ गया, तिब्बतियंस में भी डर बैठ गया, अरब्स में भी डर बैठ गया। और मैं आपको राजा दहर को सिंध से कश्मीर में प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बोला जी आप यहाँ आइए, कोई नहीं, यहाँ जो जितने भी ये अरब्स हैं यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ कोई नहीं पहुंचेगा, आप बिल्कुल आ जाइए यहाँ पर। तो जो सीख हमने ललितादित्य से लेनी है वो ये है कि हमने दुश्मन का जो मतलब दुश्मन है हमारा, उसका इंतजार नहीं करना कि वो हमारे टेरिटरी में कब आए, हमको वहां जाके उसको मारना है। और अगर हमने बालाकोट नहीं किया होता ये लोग हमारे सिर पर आ जाते। इसलिए आपको ये बता दूं कि जितनी भी इंडियन आर्मी में जो एजुकेशन, जो स्ट्रेटजीज पढ़ाते हैं वो ललितादित्य भी पढ़ाते हैं वहां पर। द स्ट्रेटजी एंड द आर्मी एंड हिज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। और आप देख लीजिए आज 1200 साल पहले क्या बंदा रहा होगा जिसके पास लेडीज जनरल्स थी जो माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देते थे। यंग गर्ल्स वर गिविंग ट्रेनिंग टू द आर्मी। एंड आजकल तो ये सपने में भी नहीं आएगा कि कश्मीर में इतनी स्ट्रांग आर्मी थी जो 1000 किलोमीटर दूर भी उनका डर था। तो मतलब लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमको ये इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। हमको पूरे भारतवर्ष में हमको अब बताना पड़ता है कि ललितादित्य को अलेक्जेंडर से भी ज्यादा टेरिटरी थी, ललितादित्य को अकबर से भी ज्यादा टेरिटरी थी। 3 ही राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन,
और उसके बाद ललितादित्य। और इन वे ललितादित्य को ज्यादा टेरिटरी थी, क्योंकि एक साइड से सेंट्रल एशिया, दूसरे साइड से ईरान, तीसरे साइड से कर्नाटक, साउथ इंडिया और बंगाल और कंबोडिया की ओर जाने वाला था वो। एंड he ruled only for 37 years. He was 37 साल की में राज्य किया, और he was only 57 जब उनकी डेथ हो गई। और वो डेथ का भी बहुत ही मतलब ये चीज है कि वो भी एक्सपेडिशन में, वो तिब्बत की साइड में या ईरान की साइड में वो लड़ते लड़ते, और उसमें भी कहानियां हैं कि उसने कहीं सरेंडर नहीं किया, अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया, उन्होंने खुद इन अ वे इसमें भी कहानियां हैं कि वो आत्महत्या की, या उन्होंने एक बर्फ के इसमें मतलब ना तूफान आ गया उसमें दब गए। ऐसे थे हमारे महान परम वीर, परम प्रतापी श्री प्रताप सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ। धन्यवाद। एक मैसेज में आया था, लेकिन मुझे वो मिस हो गया। देखिए, ये लतपोरा है जगह, अभी भी है कश्मीर में। ये श्रीनगर नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और लतपोरा के पास में ही केसर के बाग है, केसर के बाग। एक बार फिर बोल दीजिए क्या चाहे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये वर्णन तो है, ये वर्णन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा होता था उस समय कि जब कोई हार जाता था तो वो कुछ इनाम के रूप में या कुछ ऐसे देता था। जब जहां तक कश्मीर के मतलब ना मौसम का हिसाब है, चेरी उसमें फिट बैठता है। चेरी हो सकता है पहले से हो या ललितादित्य ने लाया हो, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर का जो सबसे पहला फ्रूट है वो होता है चेरी। पहले बादाम होता है, बादाम के बाद में मई में चेरी होती है। रमेश राजदान जी की कोई सजेशन है? रमेश जी आप बताइए। एक संशय था मेरे को। जी जी जी, थोड़ा सा एक प्रश्न था, क्योंकि इतने मेधावी राजा आखिर में एक स्नो स्टॉर्म में मारे जाएं, ये कुछ बात हजम नहीं होती। तो पूरा करीब करीब आधा विश्व जिन्होंने जीता हो और एक स्नो स्टॉर्म में मारे गए, कुछ तो भी उसमें कुछ लगता है मतलब इतिहास इसके बारे में पूरा नहीं बताया गया है। मतलब ऐसा है कि कलहन खुद बोलता है जी ये पूरा क्लियर नहीं, जिस तरह आपको मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो खुद ऑथर भी बोल रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा है कि मतलब ये हुआ कैसे। लेकिन था ये एक्सपेडिशन, लेकिन हमको ये भी पता है कि
अभिनव गुप्त ये इसके ललिता द्वितीय के पूरे परिवार और कारकोटा डायनास्टी चलती गई। कश्मीर पर किसी ने कब्जा नहीं किया कि वहां से कोई आया हो, किसी ने अटैक किया हो और उसने कश्मीर जीता हो। ये जो ये हुआ है ये कश्मीर से बहुत दूर हुआ है कहीं भी, चाहे ईरान की साइड में हो चाहे तिब्बत की साइड में हो। इतिहास में एक और एक प्रश्न और है अभिनंदन जी, एक प्रश्न और है। इतिहास में वर्णन है कि रथ जो कर्नाटक के महाराजा थे उनकी जो महारानी थी वो इनके सामने दंडवत हुई थी, ये फैक्ट? हाँ वो तो है, क्योंकि वो बात मैंने बोली नहीं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां। हाँ वो तो है। क्योंकि एक लेडी एक जेंटलमैन के सामने दंडवत होना उस टाइम में थोड़ा सा अटपटा लगता है, आपको नहीं लगता? देखिए ये है, मैंने भी ये पढ़ा और अभी मैंने फिर पढ़ा तो, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कलम पर ही विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। हुआ क्या होगा भगवान जाने। इसी की एक और कड़ी में एक स्त्री देश था, हाँ, जहां सिर्फ लेडीज रूल हुआ करती थी, बोले मैन जल्दी मरते थे। ऐसा क्यों हुआ होगा? स्त्री देश करके एक जगह था जहां सिर्फ लेडीज वर किंग्स, मोनार्क्स, और बोलते थे कि वहां के मैन आदमी जल्दी मरते थे। कुछ कहा नहीं जा पाएगा इस, क्योंकि देखिए ये जो कलहन की राजतरंगिणी है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मतलब इस पर कलह नहीं बोल सकते हैं कि वो क्यों था, कैसे था। अगर मॉडर्न समय में देखा जाए तो मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ जगह है जहां लेडीज लिव मोर देन द जेंटलमैन, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे जी थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी ऑर्गेनाइजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। और मैं इस पर और इंफॉर्मेशन दे दूं, यहाँ हमारी कश्मीर की जो देवी है प्रद्युम्न पीठ, श्रीनगर हारी पर्वत में प्रद्युम्न पीठ में जो बैठी है उनका नाम है शारिका देवी, और शारिका देवी को ही चक्रेश्वरी देवी भी बोलते हैं। हाँ जी, इसमें उत्पल जी कोई कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को कहीं पर। तो इन्होंने जो मेंशन किया है वो चक्रेश्वरी का मेंशन कहीं और पे आता है, यहाँ वो चक्र पे बैठे हैं इसलिए उनका नाम चक्रेश्वरी है। तो वो मतलब, सेम है क्या? जो शारिका जी है ना वो भी चक्र पर ही बैठी है। हाँ वही उन्हीं का वर्णन है, लेकिन मतलब इन्होंने जो लिखा है ये सारा जो मामला है ये तांत्रिक मामला है। वो लिखा है कि चक्र, अच्छा वो तांत्रिक मामला है ये सारा। चलिए ठीक है, वो सब में है, वो जैन में भी है, ये बौद्ध में भी हो सकता है और ये हिंदू में भी है। अच्छा हाँ वही। मेरा ये निवेदन है कि कश्मीर के विषय में जब बात अब आगे और बढ़ानी हो, आप जैसे समूह ने, आप जैसे लेखकों ने, जो भी विचारकों ने, खासकर जो कश्मीर से संबंधित खुद हैं जैसे आपने माननीय उत्पल जी, अब जरा फोकस कश्मीर की वीरांगनाओं पे शुरू किया जाए। कश्मीर लुट गया तब जब कश्मीर के उस वक्त के शासकों मर्दों ने सोमरस पीना शुरू किया और नाच देखने लगे। आप ये उसी टाइम से टर्क, अफगान, जहां से भी टकटकी मारते गए, दर्रों पे और अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन जो अपनी वीरांगनाओं का, महान रानियों का रोल रहा है वो 1947 के बाद पूरा दबाया गया, बताया ही नहीं गया। उसमें हमने छोटा सा प्रयास किया है जो आपने उत्पल जी को भी मालूम है
दिदा रानी, ददरन जिसको कश्मीरी में कहते थे, जिसने 52 साल कश्मीर में राज किया, जब उसके अपने मर्द ने धोखा दिया, और उसके बाद कोटा रानी तक 200 साल इनका सुनने में, मैं कोई इतिहास में रहा नहीं हूं, तो 200 साल उनका गैप रहा है। लास्ट रानी कोटा रानी और 200 साल उससे पहले दिदा रानी। तो आगे जरा इस पर फोकस किया जाए। हमने यहाँ एक प्रयास किया है ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन का, जिसमें हमने इस बार दिदा रानी द फाइटर क्वीन ऑफ कश्मीर ही टॉपिक रखा है। उस पर आप सारे लेखक अभी ध्यान दें, माननीय उत्पल जी से लिंक वगैरह जो भी है ले लें और बात को आगे बढ़ाएं। ये बहुत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसा है कि मैं आपको अभिनंदन जी ये बताना, मैंने अभी बताया कि कश्मीर में संग्राम, ये दिदा रानी ही थी जिसको त्रिलोचन पाल और आनंद पाल ने मदद मांगी थी गजनवी के खिलाफ, महमूद गजनवी के खिलाफ, और ये उनका ग्रैंडसन था संग्राम राजा संग्राम, जिसने महमूद अब गजनवी को 2 बार शिकस्त दे दी, उनको हराया। तो हमारे पास कश्मीर में, मैंने तो बहुत बताया इस पर कि ललिता द्वितीय के टाइम से ही और उससे पहले और उसके बाद में हमारी जो वीरांगनाएं थी, हमारी जो नारियां थी, वो मर्दों के बराबर थी। फाइटर्स, दे वर फाइटिंग इन रियल बैटल। तो इसलिए वो तो इस पर तो हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना, ऐसा पूरा भारत। रमेश जी डॉक्टर हैं बेसिकली, डॉक्टर रमेश राजदान जी, ये जो है इस पर हमने सबने बहुत मेहनत करनी पड़ी। कश्मीर में, पूरे भारत में जो हमारी वीर नारियां थे, उनका हमने आगे बढ़ाना है, उससे प्रोत्साहन होगा पूरे भारतवर्ष में। कौन कनौज? ये कनौज जो है उत्तर प्रदेश में है, अभी भी है कनौज। कनौज जो है ये मध्य भारत कहा जाता था इसको। और आज तो कनौज डिस्ट्रिक्ट जो है, इट इज नॉट दैट फॉरवर्ड, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन एंशियंट हिंदू रूल में कनौज जो था, ये बहुत व्यापार का केंद्र था और ये बहुत बड़ा किंगडम था। उत्तर प्रदेश, ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल जो था कनौज था कई 100 वर्ष। उत्तर प्रदेश है कनौज। अभी भी सुगंधी के मामले में बहुत प्रसिद्ध जगह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यमुना जी के किनारे पर है। बिल्कुल, सुगंधी नहीं, यमुना नहीं, गंगा भी पास नहीं है। गंगा पास नहीं। और गुलाब की अत्र कनौज की मानी जाती है, और उसका वहाँ सारे इत्र, चंदन का बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ घर घर में इत्र रहते हैं। करोड़ों में, कारोबार करोड़ों का है। इत्र की नगरी है। अच्छा, एक और जानकारी मैंने आपको देनी है कि कनौज से ही अभिनव गुप्त का परिवार था। जो अत्रगुप्त थे वो वहीं के थे, और जिनको ललिता द्वितीय ने कश्मीर बुला लिया, और उन्हीं के फिर अनुज जो थे, ग्रेट ग्रैंड सन वाज अभिनव गुप्त। जी जी जी, इधर ही हूँ। हमारे यहाँ नागपुर के जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र में हम लोग साप्ताहिक बैठकों में इन सब चीज़ों की चर्चा करते ही हैं कि कब क्या होना चाहिए। तो इसी में कुछ बीच में ऐसा एक विषय उठा के कुछ बीच में
एक श्रृंखला चलाई जाए जिसमें बहुत सारे विषय जो हैं उनको धीरे धीरे करके उठाया जाए, और हो सकता है सप्ताह में या कई 2-3 सप्ताह में एक बार ऐसे ऐसे विषय उठाए जाएं जो कहीं ना कहीं इतिहास में या तो छुपे हुए या कहीं लुप्त के होने की कगार पे हैं। उसके पीछे में जो भी कोई कारण रहा हो उसमें ना जाते हुए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आगे जितने भी ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं कश्मीर से, तो हम अलग अलग जानकारों को इस फोरम पे उनको बुला के उनके व्याख्यान का जो है ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्रीमान उत्पल जी कौल, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर नागपुर की अध्यक्षा माननीय मीराताई खड़क्कार एवं समस्त श्रोतागण जो अलग अलग स्थानों से आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं उन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। उत्पल जी ने एक बहुत बड़ा विषय बहुत संक्षिप्त रूप में हमारे सामने रखा और बहुत सारी जानकारी मुझे ज्ञात है कि उसमें इतने छोटे से समय में देना बहुत ही कठिन है। इतने बड़े व्यक्तित्व को 45 मिनट में व्यक्त करना बहुत ही कठिन कार्य है, तब भी उन्होंने बहुत ही निपुणता से इस कार्य को संपन्न किया। मैं अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे एक ही कहने पे उन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण के होते हुए भी एक ही बात कहने पर उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित होने के लिए अपनी अनुमति दे दी। मैं उनका अपने हृदय से इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर नागपुर से, मुंबई से जितने भी हमारे जो सदस्य जुड़े हुए हैं और भी देश से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। मुझे आशा है कि आपका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा और हम इस श्रृंखला को आगे ले जाते हुए एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर नागपुर का, मीराताई जी का, अवतार जी का, अभिनंदन जी का, आप सबका, घनश्याम जी, सबका, आप सबका नमस्कार।